अभिवादन दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है जॉन लॉक के ज्ञान सिद्धांत। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने लॉक के अनुभववाद पर अध्ययन किया था। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज की तरह लोक की इच्छा परम तत्व को जानने की नहीं थी। उनके अनुसार द्रव्य मीमांसा की अपेक्षा ज्ञान मीमांसा दार्शनिक विवेचना का प्रमुख विषय माना जाना चाहिए। सत्य के स्वरूप को जानने से पूर्व ज्ञान के स्वरूप को जानना आवश्यक है। तत्व परीक्षा से पूर्व मानवीय ज्ञान की उत्पत्ति, स्वभाव, प्रामाणिकता एवं सीमा पर निर्णय होना आवश्यक है। इसके लिए मुख्य बातें यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति या स्रोत की जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान के स्वरूप, प्रामाणिकता, उसकी निश्चितता का पता लगाना, हमारे ज्ञान की पहुंच, सीमा और क्षमता का निर्धारण करना। लॉक के अनुसार संपूर्ण मानवीय ज्ञान अनुभवजन्य है। इसमें जन्मजात कोई अंश नहीं है। ज्ञान प्रत्ययों के मेल से बनता है और ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक सरल और दूसरा जटिल या मिश्र। अनुभव से ही प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, एक संवेदन और दूसरा स्वसंवेदन। यानी कि संपूर्ण ज्ञान इन्हीं दो दरवाजों से होकर आत्मा में प्रवेश करता है। जन्म के समय मानव मन या आत्मा कोरे कागज, एक स्वच्छ स्लेट या अंधेरे कमरे की भांति खाली या रिक्त रहता है। अनुभव के द्वारा ही इसमें विभिन्न प्रत्यय या विचार आते हैं। लॉक ने इस तरह से यह माना कि हमारा सारा ज्ञान अनुभवजन्य है। अनुभव से ही संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से हमें ज्ञान होता है। उन्होंने जन्मजात प्रत्यय का खंडन किया है। लॉक का उद्देश्य था कि वे ज्ञान को आदि या पूर्व रूप में उसकी असंदिग्धता और उसकी सीमा का अध्ययन करें। साथ ही इस बात का निर्णय भी करें कि ज्ञान का आधार क्या है और किन किन मात्राओं में किन किन वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों के विरुद्ध कई सारे तर्क दिए हैं। बुद्धिवादी कहते हैं कि ज्ञान हमें अनुभव से नहीं आता, अनुभव से पूर्व ही जन्म के साथ ही हमें सारा ज्ञान होता है, जिसे वो जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों का विरोध किया है। अनुभववाद के जनक लॉक के अनुसार मनुष्य का मन एक कोरी स्लेट की भांति होता है। लॉक जन्मजात प्रत्ययों को नहीं मानते। यदि प्रत्यय जन्मजात होते तो उनका ज्ञान बालकों और मानसिक विक्षिप्त यानी पागलों को भी होना चाहिए था। प्रत्ययों को जन्मजात मानने वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, जो कि उनके विषय में खोज करने के परिश्रम से बचना चाहते हैं। इसलिए ये मान लेते हैं कि प्रत्यय जन्मजात होते हैं। प्रत्ययों को जन्मजात मान लेने के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ मौलिक प्रत्यय उपस्थित होते हैं, जो कि जन्म के पूर्व ही उसकी आत्मा पर अंकित कर दिए जाते हैं। जन्मजात प्रत्ययों की अवधारणा को निर्मूल करने के लिए लॉक ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि मनुष्य अपनी सामान्य प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा समस्त प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में उसे जन्मजात प्रत्ययों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी अनुभव इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं जो जन्मजात प्रत्ययों के विरुद्ध साबित करने के लिए काफ़ी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं कि अगर जन्मजात प्रत्यय समस्त अनुभव और बौद्धिक विकास के पूर्व होने चाहिए। यदि कुछ जन्मजात प्रत्यय हों तो निश्चय ही वो अर्जित ज्ञान से पूर्व होने चाहिए। यदि जन्मजात प्रत्यय हैं तो वो अर्जित ज्ञान से पूर्व होने चाहिए, तथा जिन प्रत्ययों को जन्मजात प्रत्यय बताया गया है उनके ज्ञान के पहले भी बालक अपने अनुभव के द्वारा बहुत कुछ जानता है। यदि ये कहा जाए कि बुद्धि के विकसित होने से ही इन सत्यों का ज्ञान
होता है तो इस आधार पर उन्हें जन्मजात सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्ययों को जन्मजात मानने के लिए यह तर्क भी उपयुक्त नहीं है कि उनका बोध होने से ही उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। यदि ऐसा मान लिया जाए तो अनुभव द्वारा मिलने वाले इंद्रियजन्य, अर्जित और जन्मजात प्रत्ययों में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। कुछ लोग नैतिक धार्मिक प्रत्ययों को जन्मजात प्रत्यय मानते हैं। उनके उदाहरणों से जन्मजात प्रत्ययों को सिद्ध करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि यदि कोई भी धार्मिक या नैतिक प्रत्यय सार्वभौम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धार्मिक और नैतिक नियम जो होते हैं वो हर देश और हर काल के अनुसार बदलते रहते हैं, ये सापेक्ष होते हैं। इस आधार पर जन्मजात प्रत्ययों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। बाहरी प्रभावों के अभाव में भी जन्मजात प्रत्ययों का ज्ञान नहीं होता। जन्मजात प्रत्ययों के समर्थन में यह तर्क है कि स्वभाव, शिक्षा तथा अन्य बाहरी प्रभावों के कारण जन्मजात प्रत्यय विकृत और नष्ट हो जाते हैं। इस तर्क के विरुद्ध यह आक्षेप भी, जहाँ ऐसे का बाहरी कारण उपस्थित न हो वहाँ अवश्य इन प्रत्ययों का बोध होना चाहिए। बालकों तथा मूर्खों को बाहरी कारण प्रभावित नहीं करते। सबसे पहले उनको जन्मजात प्रत्ययों का बोध होना चाहिए, लेकिन ऐसा बोध उनको नहीं होता। इस तर्कों के आधार पर लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अवधारणा सर्वथा निराधार है। इस तरह से उन्होंने जन्मजात प्रत्ययों का विरोध किया है। ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में लोग कहते हैं कि जन्मजात प्रत्ययों की आलोचना उनके ज्ञान संबंधी मत का निषेधात्मक पहलू प्रस्तुत करती है। विधायक पहलू यह है कि कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं है। मनुष्य ज्ञान अनुभव से अर्जित करता है। लोक के अनुसार मनुष्य का मन कोरे कागज के समान, जिस पर पहले से कुछ भी लिखा नहीं होता। मनुष्य के मन में ज्ञान दो प्रकार से पहुंचता है, संवेदन और चिंतन के द्वारा। संवेदना के द्वारा बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है और चिंतन के द्वारा मनुष्य को आंतरिक विषयों का ज्ञान होता है। इससे सुख, दुख, संयम, निश्चय आदि मानसिक स्थितियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार यह मन की आंतरिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष है। संवेदना और चिंतन से मन में आने वाले प्रत्ययों में लक्षण दिखाई देते हैं। ये प्रत्यय सरल होते हैं, जो हमारे विभिन्न इंद्रियों से हमारे मन में एक करके आते हैं। कुछ प्रत्यय असंबद्ध होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं और इनको संगठन या बांधने की आवश्यकता होती है। ज्ञान के प्रकार। मनुष्य के ज्ञान की स्पष्टता मन में उपस्थित विभिन्न प्रत्ययों की संगति और असंगति पर निर्भर होती है। इस प्रक्रिया में कभी तो संगति या असंगति तुरंत दिखाई पड़ जाती है और कभी उसमें समय लगता है। इस दृष्टि से ज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? इसमें मन अन्य प्रत्ययों की सहायता के बिना प्रत्यक्ष से प्रत्ययों में संगति या असंगति का प्रत्यक्ष कर लेता है। जैसे हम तुरंत यह जान लेते हैं कि काले और सफ़ेद, वृक्ष और त्रिकोण, 3 और 2 के प्रत्यय में अंतर है। यह ज्ञान पूर्णतः स्पष्ट और निश्चित होता है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और न यह सिद्ध किया जा सकता है। यह अनिवार्य और स्वयं सिद्ध है। लॉक के अनुसार ज्ञान की समस्त यथार्थता और प्रामाणिकता अपरोक्ष ज्ञान पर निर्भर है। अगला ज्ञान है परोक्ष या अनुमानजन्य ज्ञान। कभी कभी हम प्रत्ययों में प्रत्यक्ष संगति या असंगति नहीं देख पाते और परोक्ष रूप से उनमें किसी प्रकार के संबंध की स्थापना करते हैं। इस प्रक्रिया में अन्य प्रत्ययों की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, इसलिए यह परोक्ष या अनुमानजन्य ज्ञान कहलाता है। यह बौद्धिक तथा तार्किक ज्ञान है। यह ज्ञान भी प्रामाणिक होता है, परंतु इसका प्रमाण अपरोक्ष के समान
स्पष्ट और निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तर्कशास्त्र में अनुमानात्मक ज्ञान होता है, जिससे विभिन्न सोपान में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। वास्तव में लोग अनेक अपरोक्ष ज्ञान अनुमानात्मक ज्ञान को भली प्रकार से निश्चित ज्ञान मानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ज्ञान को कठोर रूप से ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अगला जो विभाजन है वो है इंद्रिय ज्ञान। जगत का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। बाहरी वस्तुओं को हम न अपरोक्ष रूप से और न अनुमान के आधार पर जान सकते हैं। लोग इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान स्वप्न के ज्ञान से भिन्न है। यह ज्ञान भ्रम विभ्रम से भी भिन्न है, क्योंकि इसमें इससे अधिक प्रामाणिकता है। इंद्रिय ज्ञान कोरी संभावना मात्र नहीं है, लेकिन अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान के समान निश्चित और यथार्थ भी नहीं कहा जा सकता। हमें अपना ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के रूप में होता है। ईश्वर का ज्ञान अनुमानात्मक ज्ञान है। ये दोनों ही ज्ञान निश्चित और प्रामाणिक हैं। जगत की वस्तुओं का ज्ञान इस ज्ञान के समान निश्चित नहीं, किंतु फिर भी स्मृति, भ्रमों, विभ्रमों, स्वप्न आदि से अधिक प्रामाणिक और यथार्थ होने के कारण लोग इसको भी ज्ञान का एक प्रकार मानते हैं। ज्ञान का उद्भव। ज्ञान का उद्भव के बारे में लोग कहते हैं कि मानव का मन प्रारंभ से खाली पट्टी, खाली अलमारी, सफ़ेद कागज की तरह होता है, जिसमें कोई भी चिन्ह या प्रत्यय नहीं होते। इस प्रकार वे डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज आदि बुद्धिवादियों के विचार का खंडन करते हैं कि मनुष्य ने हमारे मन में कुछ सहजात प्रत्यय या जन्मजात प्रत्यय रखे हैं। लोक के अनुसार ज्ञान अनुभव के द्वारा होता है। अनुभव हमारे समस्त ज्ञान का सूत्र है। इस कारण लोग अनुभववादी जनक कहलाते हैं, अनुभववाद के जनक कहलाते हैं। लोक के अनुसार अनुभववाद के द्वारा मन को मिलने वाला ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक संवेदना और दूसरा चिंतन। ये दोनों ही ज्ञान के सूत्र हैं। संवेदना द्वारा हमें वस्तुओं के इंद्रिय गुणों का ज्ञान होता है और चिंतन के द्वारा मन अपनी क्रियाओं जैसे प्रत्यक्ष, संवेग, विश्वास, विचार, तर्क, संकल्प आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। ये विभिन्न प्रत्ययों के सूत्र हैं। इस प्रकार मनुष्य का ज्ञान या तो इंद्रियों के माध्यम से आता है या इंद्रिय अनुभव पर बुद्धि की क्रिया से मिलता है। ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में लोक का मत है कि ज्ञान की सीमाएं हमारे विचारों के क्षेत्र तक सीमित हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ प्रत्ययों की अनुरूपता है। ज्ञान के अभाव में ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्ययों के अभाव में ज्ञान नहीं हो सकता। हमें अपने अनुभव से परे नहीं जा सकते। इस प्रकार लोक अनुभववादी हैं। हमारे ज्ञान का क्षेत्र हमारे प्रत्यक्षीकरण की सीमा तक सीमित है। दूसरी ओर हमारे समस्त प्रत्ययों को पूरी तरह से हम नहीं जान सकते। इस कारण ज्ञान का क्षेत्र हमारे प्रत्ययों के क्षेत्र से सीमित हो जाता है। मानव मन की जितनी संभावनाएं हैं, वे सभी संभावनाएं यथार्थ अनुभव में परिणत नहीं होती। जो कुछ अनुभव में होता है, उसमें से प्रत्येक हमारी समझ में नहीं आता। यानी कि ज्ञान की सीमाएं वहीं तक हैं जहां तक हमारा अनुभव है। बाहरी जगत की वस्तुओं में अनुरूपता के ज्ञान का आवश्यक लक्षण माना जाए तो मानव का ज्ञान बहुत सीमित हो जाता है, जबकि हमारे सरल प्रत्यय किसी बाहरी वस्तु की उपस्थिति के सूचक होते हैं। लॉक के अनुसार प्रकृति के क्षेत्र में सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि यहाँ पर हमें अभाव का ज्ञान मात्र में संतुष्ट रहना चाहिए। लॉक के शब्दों में, जहाँ तक प्राकृतिक वस्तुओं के एक पूर्ण विज्ञान का प्रश्न है, हम ऐसी किसी भी वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ होने में इतने दूर हैं कि उसे खोजना व्यर्थ परिश्रम है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।